सो दिस इज पेज नंबर 1। थोड़ा सा और बचा था बताने का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स होती है नेचर में। और इसमें दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी है वेव की, दैट इज इक्वल्स टू c इन एयर और इन वैक्यूम। एंड व्हाट इज c here? c is speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second। एंड नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैसे तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, बट कहां से हम स्टार्ट करते हैं? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी और इनकी एनर्जी भी कम होगी। लेफ्ट से राइट जाने पे मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? गामा रे की। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की होती है, ठीक है। सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रे की। गामा रे हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेवलेंथ। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं यहाँ पे, वेवलेंथ, तो गामा रे के लिए ध्यान देना, गामा रे की वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉन या उससे कम, तो ये गामा रे में आएगा। एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ होती है दैट इज लेस देन 100 एंगस्ट्रॉन एंड ग्रेटर देन 0.1 एंगस्ट्रॉन, ये एक्सरे के अंदर आएगा। एंगस्ट्रॉन कितना होता है ये हमें पता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, या फिर आपको ध्यान है एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 10। मैं इसमें इसलिए लिख रहा हूँ, ये याद रखने में आसान है, ये जो स्पेक्ट्रम अपन लिख रहे हैं। और अगर आपको वेवलेंथ की रेंज याद है तो आप फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि c इज इक्वल्स टू लैम्डा f हमेशा यूज करना है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के लिए वेवलेंथ की जो रेंज होती दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉन एंड ग्रेटर देन 100 एंगस्ट्रॉन, तो ये अल्ट्रावायलेट के लिए। अल्ट्रावायलेट के बाद अब आप विजिबल रे देखोगे तो विजिबल रे के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है इसको कहां से कहां तक माना जाता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक माना जाता है विजिबल रे का। तो विजिबल रे में पूरा विबग्योर पैटर्न आपको मिलेगा। विबग्योर मतलब वायलेट 4000 या 3800 भी वायलेट की कैटेगरी में लिखते हैं। पर मैंने 4000 लिखा, मतलब कोई शार्प बाउंड्री नहीं है ऐसी कि बिल्कुल 4000 के बाद एग्जैक्टली विजिबल रे लगेंगे। 4000 से नीचे मान लो 3800 पे या 3700 पे, 3900 पे विजिबल रे का जो वायलेट रीजन है वो रहता है और एक्सरे का एंड वहां तक पहुंचता है। लेकिन कोई ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं डिफाइंड है कि एग्जैक्टली यहां से विजिबल रे चालू होती है। समझ गए? 3800 में एक्सरे भी आ जाएंगे और विजिबल रे का वायलेट रीजन भी आ जाएगा। 3800 में
अल्ट्रावायलेट भी आएंगी और विजिबल का वायलेट रीजन भी रहेगा। तो ऐसे शार्प बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रम मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ पर। ऐसे विजिबल का रेड कलर के लिए 8000 और फिर इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ रेंज होती है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज इट इज ग्रेटर देन 8000 एंगस्ट्रॉम। 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, सॉरी, wavelength is greater than 8000 and it is less than 8000 से लेकर आपको इंफ्रारेड कहाँ तक जाना है, 1 मिनट बता रहे हैं। ये याद रखने के लिए है, माइक्रोवेव इंफ्रारेड। टेन टू द पावर this is 10 to the power -3 मीटर। और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ रेंज है, माइक्रोवेव के लिए वेवलेंथ रेंज आप इसको लेस देन 10 to the power -1 मीटर एंड ग्रेटर देन 10 to the power -3 मीटर, और रेडियो वेव वेवलेंथ ग्रेटर देन 10 to the power -1 मीटर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये रेंज याद रखना है। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखना बेटा, रेंज याद रखना है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ये तो याद हो जाते हैं कि भाई एक्सरे सॉरी गामा रे लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम या उससे कम, एक्सरे 0.1 से 100, अल्ट्रावायलेट 100 से 4000, ये रेंज याद है। इन विजिबल 4000 से 8000, इंफ्रारेड ऑफ कोर्स अब 8000 एंगस्ट्रॉम के बाद आएगा, और 10 टू द पावर -3। अधिकतर मिस्टेक होती है माइक्रोवेव में, MW मतलब माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हम लोग गलती क्या करते हैं, 10 टू द पावर -6 मीटर की रेंज पे जाते हैं, तो गलत। यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -1 की रेंज है माइक्रोवेव के लिए मीटर में, और रेडियो वेव 10 टू द पावर -1 मीटर से ऊपर की जो वेवलेंथ आएंगी, या वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर, या फिर वेवलेंथ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, ये किस में आएंगी, रेडियो वेव में आएंगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ये वेवलेंथ की रेंज पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इस फार्मूला का यूज करके। ये फार्मूला एयर या फिर वैक्यूम के लिए वैलिड है। हाँ, मीडियम आएगा तो यहाँ पे v = λf लिखना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बदलती है और वेवलेंथ बदलती, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर या वैक्यूम में किसकी स्पीड से चलते, लाइट की स्पीड से, मतलब गामा रे हो या एक्सरे हो या अल्ट्रावायलेट कोई भी हो, मतलब सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में या वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको याद रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ वेवलेंथ रेंज इज 2000 एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया कि भाई वेवलेंथ रेंज 2000 एंगस्ट्रॉम आपको अगर दिख रही है तो ये किस रीजन में आएगी, 2000 एंगस्ट्रॉम किस रीजन में होता है, बताओ जल्दी से। तो देयरफॉर इट इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट। हाँ, और ये एयर पे है वेवलेंथ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल दोगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c by lambda, f is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is 2000 into 10 to the power -10 मीटर। और इसको सॉल्व कर लेना तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी।
तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो दिस इज 1.5 10 टू द पावर यहाँ पे 7 8 15 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो अगर आपको वेवलेंथ रेंज अगर आपको याद है तो आप ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये बिल्कुल लास्ट पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल लास्ट पे लिखा मैंने। कॉस्मिक रेज आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कॉस्मिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्मिक जो यूनिवर्स से आ रही है कहीं पर से। कॉस्मिक रेस आर बेसिकली चार्ज पार्टिकल। उन चार्ज पार्टिकल में 90% इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10% लगभग प्रोटॉन्स होते हैं और बाकी हैवी पार्टिकल्स होते हैं। बट हमारे आसपास के रीजन में नहीं पहुंचते। इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉस्मिक रेज आती हैं यूनिवर्स से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब हमारे पास तक नहीं पहुंचती कि भाई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आने लगे, कुछ आने लगे। तो कॉस्मिक रेज आर द चार्ज पार्टिकल्स, या चार्ज पार्टिकल की जो रेज है वो यूनिवर्स से कहीं से आ रही, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही, कैसी आ रही है और उनका सोर्स क्या है, मल्टीपल सोर्स है उनके। बट कॉस्मिक रेज आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। गामा रे, एक्स रे, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, वीआर मतलब विजिबल, आईआर मतलब इंफ्रारेड, एमडब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव एंड आरडब्ल्यू मतलब रेडियो वेव। ठीक है, आपको बुक में उसमें लिखा होगा रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव। तो हमको उतने पार्टीशन पे नहीं जाना है, ये मोटा मोटा पार्टीशन आप ध्यान रखो इनका। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए सर? हाँ बोलो। सर ईएम वेव कैसी बनती है? ईएम वेव कैसे बनती मतलब? कोई सोर्स तो होगा ना? सोर्स ना। हाँ सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है ना। देखो, जो गामा रे होती हैं उनका सोर्स अलग है, एक्सरे का सोर्स अलग है, अल्ट्रावायलेट का अलग है, बट इन सभी में चार्ज के मूवमेंट के कारण आती है या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होती है। चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, एसिलरेट होता है, तो ये वेव जनरेट होती है। समझ गया? अभी हाँ सर। अभी बता रहा हूँ इनके सोर्स और इनके यूजेस, अभी लिखवा रहा हूँ ना मैं, इनके सोर्स और यूजेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए, देख लो अच्छे से, बोर्ड में पूरा देख लो एक बार। अब इनके यूजेस देखो, सॉरी, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और इनके यूजेस क्या हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, बनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होती, दे डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं साथ साथ में यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी बताते चल रहा हूँ। 3 वहां लिखा था, 4th पॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय
डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और यहाँ पे मान लो आपने पॉजिटिव प्लेट रख दी है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई यहाँ पर, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे चली जाती है, ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे जाती हैं। और अगर मान लो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड भी रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी ये बिना डिफ्लेक्ट हुए चली जाती है, समझ गए। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऑसिलेट होते हैं और इनकी जो स्पीड है, मैं फिर से लिख दूं, स्पीड विल बी गिवन बाय 1/√μ0 into epsilon naught and v is equals to 1/√μ into epsilon, mu की वैल्यू μ0 into μr, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन r। एंड इनका जो डायरेक्शन होता है प्रोपेगेशन का, जो स्पीड होती है, इट इज अलोंग E क्रॉस B, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली नहीं, ये तो एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इनका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी c और v इज अलोंग, ये किधर पे होता है हमेशा, E क्रॉस B के डायरेक्शन पे होता है, या इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है, जहां पे E इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए इनको, इतना बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। अब इनके सोर्स अपन जानते हैं। तुमने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हेलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है? हाँ सर। यस सर। उसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, कुंड सीरीज ऐसी आती हैं। हाँ सर। यस सर। लाइमन सीरीज कहाँ पे आती है? अल्ट्रावायलेट रीजन पे। बामर सीरीज कहाँ पे आती है? विजिबल रीजन पे। लाइमन, बामर, पास्चन सीरीज कहाँ पे आती है? इंफ्रारेड। और उधर की जितनी भी है वो सब इंफ्रारेड में चली जाती हैं। कैसे जनरेट हो रही है, मतलब अल्ट्रावायलेट वेव कैसे बनती है, एक्सरे कैसे बनती हैं, तो ये अब आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड EMW wave produced due to acceleration of चार्ज पार्टिकल के एसिलरेशन से ये प्रोड्यूस होती है। अब सबसे पहले अपन देख लें गामा रे के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दूं। गामा रे कैसे बनती है एक्चुअल में, जैसे आपके एटम में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। तो गामा रे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये जैसे न्यूक्लियस मैंने लिया यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस आप बोलोगे। और जब यहाँ पर जैसे कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब जंप करके आएगा ये इस तरह से, तो फिर यहाँ पे कौन सी रे निकलती है? गामा रे निकलती है। मतलब गामा रे कब प्रोड्यूस होती है? जब न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं। तो जैसे एटम में एनर्जी लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वैसे ही उसके न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और वहां से
क्या निकलती है आपकी, गामा रे निकलती है। अब इनका यूजेस क्या क्या है, गामा रे का यूजेस, गामा रे का यूजेस आप लोग खुद से कर लोगे कि नहीं, इनके यूजेस, कार्बन डेटिंग, यूजेस किस किस के लिए आते हैं गामा रे का यूजेस, सिर्फ कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग के लिए, मेडिकल फील्ड में भी बहुत यूज होता है, पता है कि नहीं, जो कैंसर सेल होती है कीमोथेरेपी। उनको जलाने के लिए इसका यूज करते हैं। कीमोथेरेपी सुना है ना, कीमोथेरेपी, यस सर। हाँ कीमोथेरेपी में इसका यूज होता है। ये एक मैंने बहुत जनरल बताया, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है ना, इनके यूजेस आपको करना है, ठीक है। फिर इनके यूजेस आपको करना है, कम से कम 2-3 यूज आपको याद रहने चाहिए इसके। दूसरा है फिर एक्सरे। अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो एक्सरे दो तरह से प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लो ये एटम है, दिस इज देयर न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे ये सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल एक्सेट्रा, के एल एम, और यहाँ से अगर मान लो कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या तो के सेल से के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इसके ऑप्टेट को पूरा करेंगे, तो इस प्रोसेस में क्या निकलती है, एक्सरे निकलती है। या फिर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टकराता है, मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं भी निकाल रहा तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, तो भी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, मैं मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है ना। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से टकराता है तो दो प्रोसेस हो सकती है, वो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन को भी साथ में बाहर निकाल देता है। अब इनर कोर में खाली स्पेस हो गया तो उसको भरने के लिए हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को भरेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, इस प्रोसेस में तब एक्सरे निकलेंगे। या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन को नहीं भी निकाला, तो इस इंटरएक्शन में उसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, और जो एनर्जी का लॉस होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का, वो हमको एक्सरे के फॉर्म पे अपीयर होती है। तो अब एक्सरे के यूजेस बताने की जरूरत नहीं है आपको, यूजेस आपको करना है, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, समझ गए एक्सरे के यूजेस। ये एटम है, ये न्यूक्लियस के अंदर से बनी, ये फास्ट मूविंग या हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की जब बॉम्बार्डिंग एटम में की जाती है तब ये बनती है। समझ गए एक्सरे कैसे बनती है, कैसे निकलती है, अभी समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब एक्सरे के बाद देखो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रे, ये इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांजिशन होते हैं एटम के अंदर तब ये प्रोड्यूस होती हैं। माइक्रोवेव और रेडियो वेव अलग तरह से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी चार्ज का एसिलेशन होता है मैग्नेट्रॉन वॉल में। माइक्रोवेव, तुमने किसी के घर में अगर माइक्रोवेव होगा तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नाउ आगे आएगा कौन सी वेव, अभी अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे एंड इंफ्रारेड। ये एनर्जी लेवल्स हैं, दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ energy levels of electron in an atom, levels of electron in atom। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये n equals to 1, ये n equals to 2, ये n equals to 3, जब इनके ट्रांजिशन यहाँ से ये इस तरह से होते हैं तो फिर बेटा ये वेव निकलती हैं। अब इसमें से ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे एंड इंफ्रारेड, मतलब whenever there is a transition of electron in different energy level in an atom, ultraviolet, visible ray and infrared are produced। समझ गए? एक्सरे अलग तरह से निकलती, ध्यान रखना। एक्सरे में दो पार्ट होते हैं, एक तो
ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण भी होती है, और एक जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग आप एटम में करते हो, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से आपने बॉम्बार्डिंग किया, वो अपनी कुछ एनर्जी का लॉस करता है, तो उसके कारण भी ये प्रोड्यूस होती है। समझ गए? तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखो, चार्ज पार्टिकल, चार्ज का एक्सीलरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी इनके यूजेस आप देख लेना कि अल्ट्रावायलेट के यूजेस क्या क्या है, इंफ्रारेड के यूजेस क्या क्या है, विजिबल के यूजेस क्या क्या, आप लोगों को करना है। अल्ट्रावायलेट के यूजेस अलग अलग कर लेना। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? अल्ट्रावायलेट के कोई एक आध दो यूज बताओ जरा। अल्ट्रावायलेट के कोई एक आध दो यूज। डिसइंफेक्शन करने के लिए, जर्म्स वगैरह मारने के। यस, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। वाटर प्यूरिफायर में भी ये यूज होते हैं। वाटर प्यूरिफायर देखना, यूवी ट्रीटेड वाटर, हाँ सर। ये डिसइंफेक्टेंट करने के लिए है ना। और फिर आते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब MW, ये कहां पर प्रोड्यूस होती है, कैसे? माइक्रोवेव का जो प्रोडक्शन होता है, ये कैसे होता है? माइक्रोवेव का प्रोडक्शन, माइक्रोवेव मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम KL by Calestron valve, magnetron and gun diode। इनसे ये प्रोड्यूस होती है। ये किस तरह के होते हैं अभी हमको ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेना और इनके यूजेस आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एंड देन रेडियो वेव। रेडियो वेव प्रोड्यूस होती हैं LC ऑसिलेशन में। बहुत ही सिंपल तरीका है इनका, मतलब यहाँ पे चार्ज अगर ऑसिलेट हो रहा है, तो यहाँ जो वेव प्रोड्यूस होती है, ये कौन सी होती है? दिस इज L एंड सॉरी दिस इज कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर। तो यहाँ पर रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है, LC ऑसिलेशन से ये वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब चार्ज अगर कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, तो ये वेव प्रोड्यूस होती हैं। इनके यूजेज कम्युनिकेशन सिस्टम में या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इनका यूज है। समझ गए? अरे भाई समझ गए? इनके सोर्स कैलेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। जैसे घर में माइक्रोवेव होगा ना, तो माइक्रोवेव में ये वेव प्रोड्यूस होती है, उसमें मैग्नेट्रॉन बॉल्ब लगी होती है, उससे माइक्रोवेव जनरेट होती है। ठीक है।